के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित एक नवीन कार्यक्रम नए विषय के साथ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे साथ मेरी टीम से अनुपमा जी, शैली जी और दीप्ति जी हैं। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। आशा करती हूँ दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। धन्यवाद मनीषा जी। आज हम नए कार्यक्रम और नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। खुशी की बात है कि आज हम चारों एक साथ इस प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं। आशीष जी और हरीश जी की कमी तो फिर भी महसूस होगी ही। आप सभी का धन्यवाद, विशेषकर हमारी दर्शक नीतू झा जी का, जिनके सुझाव से हम ये परिचर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। विषय के चयन में भी उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आपने अनुपमा जी बिल्कुल सही कहा। नीतू जी भी परोक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये विषय हमारी समझ में आया। शैली जी, आपसे मेरा सवाल है कि जातक की कुंडली जन्म के बाद ही बनती है, जबकि 9 महीने पूर्व भी जातक गर्भ में आ जाता है। जी, आपने सही कहा। जब गर्भस्थ शिशु गर्भ में आता है तो उस समय की ग्रह स्थिति के अनुसार ही उसकी पत्रिका बन जाती है। पति पत्नी के संसर्ग के समय वे आत्माएं जिन्हें नवीन शरीर की आवश्यकता होती है आसपास ही विचरण करती हैं। पुराना शरीर छोड़ने के बाद अपने संस्कारों के अनुरूप ही वे नवीन शरीर के लिए प्रयासरत रहती हैं। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जन्म तक के बीच का जो समय होता है, गर्भ धारण का जो काल होता है, कुछ 272 या 273, कुछ 10-15 दिन कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतने ही समय बाद जीवन में एक अलग तरह की घटना अवश्य घटित होती है। प्राण प्रतिष्ठा, गर्भ धारण और गर्भकाल ये सब प्राकृतिक है। इनमें ग्रहों का और नक्षत्र मंडल का पूरा प्रभाव रहता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्र जिस राशि में होते हैं, जन्म के समय वही राशि पूरब में उदित हो रही होती है या पश्चिम में अस्त हो रही होती है, या जन्म के समय जो लगन होती है, माफ कीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लगन होती है, जन्म के समय वही चंद्र राशि होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय चंद्र जिस राशि में होते हैं, जन्म के समय वही लगन होती है, और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो लगन होती है, जन्म के समय वही चंद्र राशि होती है। यह बात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही शोध और गहन अध्ययन के बाद निकाली है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पे जीवन नहीं हो सकता था। जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ तभी पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। अनुपमा जी, गर्भाधान का समय देखा जाए तो अज्ञात होता है, इसलिए शिशु के जन्म समय को ही मानकर विश्लेषण किया जाता है। क्या ज्योतिष सीमित है या असीमित? इसकी गणना करना आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। मनीषा जी, हमारा ज्ञान भले ही सीमित है, परंतु ज्योतिष विज्ञान तो असीमित है। ये सही है कि बच्चे के जन्म के बाद हम उसके समय के अनुसार ही उसके कुंडली बनाते हैं और उसके अनुसार फल कथन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भाधान का समय ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने इसमें कुछ प्रयोग भी किए थे। उन्होंने गर्भाधान का समय भी मालूम किया था और उसके अनुसार उन्होंने पाया कि जब गर्भ में बच्चा आता है उसके बाद से उसकी विंशोत्तरी दशा जो शुरू होती है वो सूर्य पर आधारित होती है। अब सूर्य पर आधारित क्यों होती है? क्योंकि गर्भ में तो एक आत्मा आई हुई है जिसका कि बाहरी आवरण तैयार हो रहा है। उस महादशा को देख के हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का जन्म कब होगा। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब जो उसकी विंशोत्तरी दशा शुरू होती है वो चंद्र के नक्षत्र पे आधारित होती है। ये चंद्र के नक्षत्र पे क्यों आधारित होती है? क्योंकि बच्चा अब बाहरी माहौल को देखता है, उसके अनुसार उसके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को गुरु बृहस्पति और बुध परिष्कृत करते हैं और फिर वो उसके अनुरूप कार्य करता है, यानी रिएक्शन देता है। अब जो गर्भ में सूर्य से संबंधित दशा शुरू हुई थी और जो जन्म के बाद से चंद्र के नक्षत्र से दशा शुरू होती है, दोनों में आपस में कनेक्शन रहता है, कोई ना कोई एक लिंक रहता है
जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम है, परंतु लिंक रहता है ये जरूर मालूम है। अब हम ऐसी आशा कर सकते हैं, अब आजकल के ज़माने में टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं जिसका गर्भधान का समय हमें ज्ञात है, तो हो सकता है कि ज्योतिष विज्ञान और मेडिकल साइंस दोनों मिलकर के इस विषय में आगे और कुछ प्रयोग करें ताकि हमें और जानकारियां मिल सकें। दीप्ति जी, आप बताइए, गर्भ का विकास विभाजन से होता है। मिट्टी अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इन सब में किसान की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। किसान से यहाँ तात्पर्य ईश्वर के लिए है। जी बिल्कुल मनीषा जी, 2 लाइनें कहना चाहूँगी। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने के से पहले जमीन परख लेना चाहिए। हर एक मिट्टी की फितरत वफा नहीं होती। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, चावल एक अन्न है, उसकी विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं और ये किस्में विभिन्न प्रकार की मिट्टी, मौसम, वातावरण के द्वारा होती हैं। और जैसे वातावरण और मिट्टी होगी, मौसम होगा, वैसी ही फसल होगी। श्रेष्ठ सृजन के लिए गर्भावस्था में ही संस्कार दिए जाते हैं। मानव को महामानव बनाने के लिए पूर्व में गर्भ में ही आत्मा का परिशोधन किया जाता था। शैली जी, आत्मा के परिशोधन के लिए क्या क्या आवश्यक है? संतान की कामना वाले माता पिता दोनों के लिए आवश्यक है कि वो शरीर से स्वस्थ हों, मन से परिपक्व और धन से समर्थ हों। शिशु के 80% मस्तिष्क का विकास गर्भ में ही हो जाता है, इसलिए माँ की समझदारी के साथ साथ उसकी प्रसन्नता भी आवश्यक है। माँ का चिंतन, आहार विहार और दिनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु ध्वनि तरंगों को पहचानता है, वो स्वाद और महक को भी पहचानता है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा की सृष्टि अपने आप में एक साधना स्थली है। हमारे यहाँ संतानोत्पत्ति के लिए विवाह को आवश्यक माना गया है। सृष्टि में ऐसी संतानों की कामना की गई है जो इस सृष्टि को आगे ले जाएं, उत्तरोत्तर विकास के लिए। अनुपमा जी, आप बताइएगा। महर्षि वेद व्यास के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के 16 संस्कार किए जाते हैं, जिनमें से गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि के लिए हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम उत्तम संतान इस धरा को दें। कहा जाता है कि भाग्यशाली संतान प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य आत्माओं का आवाहन करना पड़ता है। तो उन आत्माओं का आवाहन करने से पूर्व माता पिता को मन, कर्म और वचन से पवित्र होना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्वक और प्रेममय होना चाहिए। उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करके उन भाग्यशाली आत्माओं को आवाहन करना चाहिए, उन पुण्य आत्माओं का आवाहन करना चाहिए कि आप हमारे घर पर पधारें। कहा जाता है सबको राम राज्य तो सबको चाहिए, परंतु राम जी को बुलाने के लिए पहले हम उस तरह का राज्य तो तैयार करें। दीप्ति जी, गर्भ स्थापना के साथ ही प्रथम श्वास के समय जो ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं वो भी मायने रखती हैं क्या? बिल्कुल मनीषा जी, सब कुछ काल चक्र के पहिए के अनुसार जीवात्मा के आगमन पर निर्भर करता है। गर्भ में आगमन के साथ ही इस धरा पे आने के लिए सब पूर्व निर्धारित है। सही कहा आपने। कर्म फल के अनुसार ही जीवात्मा शरीर धारण करती है, उसी के अनुसार ही ग्रह स्थितियाँ भी होती हैं। आप सबका हार्दिक आभार। आपके विचारों से इस कार्यक्रम को एक नवीन दिशा मिली। धन्यवाद।